Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 4th of November 25 and we are starting our today's lecture of CAFED Audit and Assurance Essentials. आज हम चैप्टर नंबर 1 में ही आगे चलेंगे. लेट मी शेयर द स्क्रीन. और हानिया बेटा आप ये स्क्रीन पे देख लेना, आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी. आज हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट. ठीक है, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट क्विकली. क्या मतलब है? व्हाट इज, सॉरी, रिक्वायर्ड बाय लॉ. द ऑडिट दैट आर रिक्वायर्ड बाय लॉ आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट. और क्या कौन सा स्टैट्यूटरी ऑडिट है हमारा? कंपनीज एक्ट ये कहता है कि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड वंस इन ईच ईयर. ठीक है, लेकिन सर्टन केसेस में नहीं है, वो हमने पढ़ा भी था, याद है? कौन सी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है? हाँ, 1 मिलियन से कम. और 3 मिलियन से कम तो वो है जो एसीएमए से भी ऑडिट करवा सकती है और सीए से भी करवा सकती है. और प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं. पब्लिक कंपनी चाहे 5 लाख के कैपिटल से भी हो, उसे ऑडिट करवाना ही करवाना है. प्राइवेट कंपनी दैट इज नॉट अ सब्सिडरी इवन ऑफ एनी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 1 मिलियन इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में पता है क्या है, उसे वो भी ऑडिट करवा लेती है या करवाना पड़ता है उसे. उसकी रीज़न ये है कि वो कंपनी जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है ना, तो हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आपने इनकम टैक्स लॉ पढ़ लिया है तो, कि उसे अपने ऑडिटेड अकाउंट साथ लगाने होते हैं. पढ़ा था कि नहीं? अब चाहे वो कंपनी 5 लाख के कैपिटल की और प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनीज एक्ट तो उसे नहीं कहता कि आप ऑडिट करवाएं, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है, तो उसे करवाना ही पड़ जाए. तो लिटरली इसका कोई फायदा नहीं है कंपनीज को इस प्रोविजन का कि वो ऑडिट ना करवाएं. लेकिन कंपनीज एक्ट ये कहता है कि 1 मिलियन से ऊपर ऑडिट लाजमी है, तो ऐसे ऑडिट को स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं कोई नहीं पढ़ा रहा. सिंपल सी बात है, ये आपने पढ़ने हैं और मुझसे डिस्कस करने हैं. हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं. क्या एडवांटेज है? कि कंपनी के जो एरर्स हैं, फ्रॉड हैं, वो सामने आ जाते हैं. कंपनी के सिस्टम में जो डेफिशिएंसीज हैं वो सामने आ जाती हैं. जब आप किसी को अपने अकाउंट्स देते हैं तो वो कहते हैं ये आपने बनाए हैं. तो अब जो बंदा अपने लिए चीज़ बनाता है वो तो हमेशा हैंकी पैंकी कर ही लेता है दूसरों को कन्विंस करने के लिए. लेकिन जब थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी उसे सर्टिफाई करती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है यूजर का, एटसेट्रा. ये एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेज क्या है? क्या होगा? नहीं, वो डिसएडवांटेज तो नहीं. कॉस्ट आती है, आपको ऑडिट फी देनी पड़ती है, आपको पेपर आ जाते हैं. पेपर मतलब व्यूज होते हैं, आप स्टेशनरी यूज होती है, टाइम वेस्ट होता है, मैनेजमेंट को टाइम देना पड़ता है, ऑडिटर्स को. ये डिसएडवांटेज है एक तरह. ठीक है, तो इन्हें आपने पढ़ लिया. क्लियर? इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम टाइम वेस्ट करें. बहरहाल आपने जरूर पढ़ना है एक बार, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए. हो जाएगा. अब प्रैक्टिस क्वेश्चन 19 देखते हैं हम. बेसिकली अब हम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिसेस भी साथ साथ करेंगे, लेकिन क्विकली करेंगे. अ फ्रेंड ऑफ yours हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ Ascender Limited. On receiving the company's annual report, he made the following comments. The auditor has expressed an unqualified opinion. Since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of the transactions, therefore the financial statements are correct in all respects. Since no control deficiencies and fraudulent conduct had been reported by the auditor, I can safely invest further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management or misrepresentation in the financial statements. बात समझ आ गई? Write a letter to your friend to remove his misconception relating to the audit of financial statements, including briefly explaining of your point of view. अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो आपने BWCS किया था ना, वो यहाँ पे यूज होगा कि नहीं? वहाँ लेटर राइटिंग पढ़ी थी कि कितने उसके सेक्शंस होते हैं, कैसे लिखना चाहिए, शुरू कैसे होना चाहिए. तो ये जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है ना, उसे यूज करना है आप. ये नहीं है कि यहाँ अपनी मर्जी का लेटर लिख दें, वो जहन में लेके आए BWCS. नंबर 1. नंबर 2, अब यहाँ हम पॉइंट बेस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, वहां से पॉइंट्स निकालते हैं जो एग्जाम में भी हमने करना है इसी तरह. और फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल इसमें हम एक व्यू क्या दे सकते हैं, मतलब इनसे हट के जो उसने लिखा है, एक जनरल व्यू क्या हमारे जहन में है जो हम दिया जा सकता है. सबसे पहले, द ऑडिटर हैज एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन. इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है. Since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of the transaction. रुक जाए. क्यों?
सैम्पलिंग भी हो सकती है। और क्यों मेजोरिटी क्यों चेक नहीं करनी? बिकॉज नहीं, टाइम क्यों नहीं होता? टाइम की बात भी नहीं है, असल बात कुछ और है। रिस्क बेस्ड अप्रोच होती है, तो हम जहाँ रिस्क ज्यादा है उसे करते हैं, कम है उसे कम करते हैं। असल मसला तो ये है। टाइम बेस्ड, टाइम कम होता है वो तो अपनी जगह फैक्टर है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से आप ये प्ले नहीं ले सकते कि टाइम कम था तो मैं काम नहीं कर सका। नहीं ली जा सकती। देखें, काम ठीक होना चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट ही फॉल्टी है और आप सिर्फ इसलिए फॉल्टी रिपोर्ट दे रहे हैं कि टाइम नहीं था, तो आपको काम करना ही नहीं चाहिए था। आप कहते हैं भाई टाइम कम है, इतने टाइम में ये काम नहीं हो सकता, ऐसा ही है ना? तो ये याद रखना है कि टाइम का फैक्टर उस वक्त आता है जब टाइम के अंदर अंदर काम किया जा सकता। तो हम कहते हैं कि काम बिल्कुल पॉसिबल है, बट हमें फिर सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? बेसिक फैक्टर नहीं है टाइम। बेसिक फैक्टर है अपनी तसल्ली, सेटिस्फेक्शन। इतने टाइम में नहीं हो पाएगी तो को मैं काम ही नहीं लेता, मैं कर ही नहीं सकता। फायदा क्या काम करने का जब मैं अपनी ओपिनियन ही नहीं दे सकूंगा? एक तो ये बात तो रिस्क बेस्ड अप्रोच है। लिहाजा ये बात जो है कि उसने मेजोरिटी चेक किया, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है मेजोरिटी चेक की हो सकता है ना की हो, लेकिन जनरली मेजोरिटी रिस्क बेस्ड में भी ठीक ठाक टेस्टिंग हो जाती है, 70-80% पे तो चला ही जाता है। तो कह सकते हैं कि मेजोरिटी वाला काम पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? नंबर वन। नंबर टू, अगला पॉइंट क्या बनता है? देयर फोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जी, इसमें क्या फॉल्ट है? गलती नहीं, वो एश्योरेंस तो बात की बात है इसमें। पहले डायरेक्ट इसमें जो प्रॉब्लम है वो पकड़े ना। करेक्ट का वर्ड ही गलत। हम क्या कहते हैं? ट्रू एंड फेयर। ये ट्रू है और फेयर है, हम ये करेक्ट नहीं कह सकते। करेक्ट का तो मतलब है कुछ भी नहीं, तो गलत है ही नहीं। ट्रू एंड फेयर बताता है। ट्रू का मतलब क्या होता है कि इनमें जो फिगर्स हैं वो बुक्स के मुताबिक हैं। और फेयर का मतलब क्या होता है? उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका इस तरह के सही मैसेज समझ आ रहा है। तो हम ट्रू एंड फेयर कहते हैं, हम कभी भी करेक्ट का वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मिसकंसेप्शन हो जाती है। और ऑल रिस्पेक्ट्स हम क्या कहते हैं? नहीं, ऑल रिस्पेक्ट्स में नहीं, ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट। छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हर लिहाज से ठीक है। ये दो गलतियां हो गई। सिंस नो कंट्रोल डेफिशिएंसीज एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हैड बीन रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर ने कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट रिपोर्ट ही नहीं किया, आई कैन सेफली इन्वेस्ट फर्दर अमाउंट ऑफ मनी इन द कंपनी because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of the management or misrepresentation in the financial statement. So since the no control deficiency and fraudulent conduct had been reported by the auditor, इसमें क्या मसला है? ऑडिटर कंट्रोल डेफिशिएंसीज को डिटेक्ट नहीं करता है। नहीं करता। करता तो है, लेकिन उसे रिपोर्ट में नहीं डालता। वो अपने मैनेजमेंट लेटर होता है उसमें डालता है, और दूसरे नंबर पे रिपोर्ट में वो अपने स्कोप को चेंज कर लेता है। अगर तो कंट्रोल डेफिशिएंसी नहीं है, स्ट्रांग है, तो फिर वो किसकी कंप्लायंस अप्रोच पे चला जाता है। कंप्लायंस प्लस सब्सटैंटिव टू सम एक्सटेंट। और अगर कंट्रोल्स वीक हैं तो वो सीधा सीधा सब्सटैंटिव पे चला जाता है। ठीक है? कंट्रोल पे रिलाई नहीं करता, लेकिन वो रिपोर्ट जनरली नहीं करता। उसका बेसिक पर्पस कंट्रोल पे रिपोर्ट करना नहीं है। और आगे फ्रॉडुलेंट वाली बात क्या है? एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर। इसमें क्या मसला है? क्या फ्रॉड को रिपोर्ट करना होता है ऑडिटर ने कि नहीं? करना होता है, लेकिन किस हद तक? इस हद तक कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्टॉर्टेड हो, और जहां तक एक रीजनेबल अप्रोच के साथ वो फ्रॉड को देख सकता है। अगर फ्रॉड उसके नॉलेज में आ गया, या कोई रिपोर्ट हुआ, या उसे सस्पेक्ट है, शुबा हो रहा है कि फ्रॉड है, तो फिर उसे उस हद तक काम करना है। लेकिन उसका स्पेसिफिक जो टास्क है वो फ्रॉड डिटेक्शन नहीं है। लिहाजा जनरली वो आप कह सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड नहीं होती। फ्रॉड पे रिपोर्ट करता है इस हद तक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथ एंड फेयरनेस को इंश्योर कर सके, और जो उसके नॉलेज में आते हैं, या जो उसे शुबा महसूस होता है, या जो मैनेजमेंट उसे बताती है कि जो फ्रॉड हुआ था, उस हद तक। अदरवाइज वो फ्रॉड को जेहन में रख के अपने प्रोसीजर डिफाइन नहीं करता। याद रखना है, ठीक है? वो ट्रू एंड फेयर पे रिपोर्ट कर रहा है बेसिकली। तो ये फ्रॉड वाला एलिमेंट भी इतना ठीक नहीं है। आई कैन सेफली इन्वेस्ट फर्दर अमाउंट ऑफ मनी इन द कंपनी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ इतनी बात में आई कैन सेफली इन्वेस्ट फर्दर अमाउंट इन द कंपनी। इस पे भी कोई ऑब्जेक्शन लगा दें? कीड़ा निकालें कुछ थोड़ा सा, लोगों को पता चले कि हम कीड़े निकालने में माहिर होते हैं। हाँ, वो तो होता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो मुझ पे डिपेंड करके वो कह रहा है कि इसका मतलब है मैं सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसमें कीड़ा निकालें कि भाई मेरे पे ना रहना, मैं ये रिपोर्ट को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रहा,
मैं ये नहीं दे रहा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी सिक्योर है कि नहीं, मैं तो एक जनरल यूजर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है या कुछ और है, वो मेरा स्कोप नहीं है इन्वेस्टमेंट की बात करना, समझ आई? तो ये आपने बताना है कि हमारा स्कोप ही कुछ और है। हम ये बिल्कुल इंश्योर नहीं कर रहे कि आप ये सेफ इन्वेस्टमेंट होगी, नो, हम ये नहीं कह रहे। अच्छा जी, बिकॉज देयर इज नो रिस्क दैट आई विल लूज माई मनी ड्यू टू फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ द मैनेजमेंट मैंने एक हद तक देखना है, मेरा बेसिक पर्पस नहीं है। मिसरिप्रेजेंटेशन पहले हमने देखनी है, ठीक है ना? मिसरिप्रेजेंटेशन मैंने देखनी है। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है? फिगर्स चेंज करना या तो एक फिगर्स जानबूझ के, जानबूझ के। अच्छा, मैं एक वर्ड बोलने लगा हूँ, एक सेंटेंस बोलने लगा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या गलती है। मिस रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, कौन सा वर्ड मैंने गलत यूज किया है इसमें? एरर तो है, जो पढ़ा था। मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, मिस रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट। मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेट हो गई है चीज, गलत स्टेट हो गई है, वो फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है और गलती से भी हो सकती है। मिस रिप्रेजेंट किसी को गलत रिप्रेजेंट करना, इसमें जनरली एलिमेंट आ जाता है जानते बूझते हुए का। तो जब हम कहते हैं ना मैनेजमेंट मिस रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट को पता है असल हकीकत क्या है, लेकिन वो इसमें गोल मोल घुमा के बात कर रही है। जबकि मिस स्टेटमेंट का मतलब है मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें कि इसमें फिगर गलत है, और वो गलती की दो रीजन है, या फ्रॉड है या एरर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती को मिस स्टेटमेंट कहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहते। मिसरिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ मिसस्टेटमेंट, याद रखें, मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट। जब आप मिसरिप्रेजेंट करेंगे तो जाहिर है वो गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फ्रॉड हो गया, और फ्रॉड इज अ टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट। समझ आ गई बात? तो ये याद रखना है, इसे फिर आप पोस्टमार्टम करके नीचे लिख देंगे, हो जाएगा। अब आपने इसका जवाब पढ़ना है और देखना है कि इसने कहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी जो आपके जहन में नहीं आई थी। ये आपने जरूर करना है, ठीक है? पढ़ लोगे और कल आपने मुझे रिपोर्ट करना है, फिर पहले खुद लिखोगे, हो जाएगा, मुझसे भी शेयर करोगे और यहाँ भी कंपेयर करोगे, फिर कल मुझसे डिस्कस करोगे कि सर ये चीज़ मेरे जहन में क्यों नहीं आई, या इसने ऐसे क्यों लिखा, मैंने तो ऐसे लिखा है। तो आपने पूरी डिस्कशन करनी है मेरे साथ, ठीक हो गया? और देखना है कि उसने क्या वर्ड यूज़ किया है, इसे बहरहाल डिस्कस करना है, इसे मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन पहले एक बार आप बना लो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे वर्ड यूज़ किए हैं। अगला क्वेश्चन है, Amjad is a CEO and major shareholder of a newly incorporated private limited company. He has offered your firm to be the first external auditor of the company. During a meeting, he was of the viewpoint that statutory audit exists because it has been legally mandated and it does not add value to the business. However, he believes that audit helps in finding all major frauds within the company. Discuss how you will respond to the viewpoint of Amjad जी। आप पहले इसमें भी बताएं कि वो जो कह रहा है उसमें पहली गलती क्या है। पहला तो वो बात क्या कर रहा है, ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज बीन लीगली मैंडेटेड एंड इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द बिजनेस। कहना क्या चाह रहा है कि ये ऑडिट मेरी मजबूरी है, सिर्फ इसलिए कि लॉ ने कह दिया, नहीं तो मेरी वैल्यू में कोई एडिशन नहीं होती, मुझे मुझे कोई खास फायदा नहीं होता। गलत कह रहा है कि ठीक है? आप क्या पॉइंट लेंगे, क्या फायदा होता है? अकाउंटेबिलिटी होती है, फ्रॉड एंड एरर में डिटेक्ट हो जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट सामने आती है, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो जाती है, टेस्ट इंटरनल कंट्रोल कंफर्म होते हैं कि वीक है कि स्ट्रांग है, आप सजेशन दे देते हैं कि मैं क्या क्या वीकनेस है, आपको क्या ठीक करना चाहिए, एक्सेट्रा। तो वैल्यू तो बहुत ऐड होती है, पहली बात ये तो आपने बताना है। आगे, हाउ एवर ही बिलीव दैट ऑडिट हेल्प्स फाइंडिंग ऑल मेजर फ्रॉड्स विद इन द कंपनी। वो कह रहा है नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऑडिट तमाम जो मेजर फ्रॉड है उन्हें डिटेक्ट करने में मदद करता है। इसमें भी वो गलत कह रहा है कि ठीक कह रहा है? फ्रॉड का हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रू एंड फेयर व्यू को इंश्योर करना। फ्रॉड एक हद तक हम देखते हैं, उससे आगे हम नहीं देखते। फ्रॉड का आगे पूरा चैप्टर है, उसे हम पढ़ेंगे, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है जी? तो ये दो काम तो आपके आज के हो गए। ये दो काम आपने हर सूरत करने हैं, पहले खुद बनाना है और फिर देखना है उसने क्या लिखा है, फिर आपने मुझसे भी शेयर करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसी का फॉर्मेट चूज करें, उसने बुलेट पॉइंट्स में डाल दिया है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप, और खैर वो ट्यूटोरियल नोट्स हैं नीचे भी उसने बुलेट पॉइंट्स में डाल दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बुलेट पॉइंट्स में डालें।
आपने अपने तौर तभी भी लिख सकते हैं, अगर आप इससे बेहतर लिख सकते हैं तो आपने लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है।